जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सरावसर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और इस थंबनेल को देखते हुए हम आज बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आपका जून आपका 2025 की पहली शिफ्ट में आपका आया था। और इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, जो प्रश्न आपका आया हुआ है उसका बीएमओयू यानी कि आपके जो विभाग है उसने कौन सा उत्तर माना था, उसी के ऊपर हमारी जो है वो चर्चा रहने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। भाषा दय की बात अगर करेंगे तो उसमें जो आपकी भाषा योग्यता जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके जो किस प्रकार के जो प्रश्न आए थे और उनका क्या उत्तर माना गया था, फटाफट अंदाज में आप इस चीजों को समझते जाना है। चलिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न आपके बीच में आता है, पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अब द्वंद्व समास की बात अगर करी जाए तो इसका दोनों पद प्रधान होते हैं और जब आप इसका विग्रह करते हो तो वहां पर आप ओ का और या और इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग है वो आप करते हो। यहाँ पर घर आंगन में आपका द्वंद्व समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, लाभ और अलाभ में द्वंद्व समास है। लेकिन आपका जो पहला आपका जो चौथा जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ये चौथा विकल्प आपको ये कह रहा है कि नेक नाम में कौन सा समास आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा इसमें आ जाता है नेक है जो नाम। क्या है आपका? नेक है जो नाम। और इसमें जो समास हो जाता है वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास आपके बीच में होगा। तो अर्थात पहला सवाल जो था उसका उत्तर आपको मिला यहाँ पर द्वंद्व समास आपका किसमें नहीं है, आपका विकल्प नंबर 4 है जिसमें आपका द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं किया गया है। घर आंगन, पाप पुण्य, लाभ और अलाभ, यानी कि घर आंगन आदि करोगे, पाप या पुण्य करोगे, लाभ या अलाभ करोगे, इन तीनों में आपका द्वंद्व समास आपका होता है। अगला सवाल ये कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल, कि आपका जिन शब्दों के खंड यहाँ पर सार्थक न हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका ये प्रश्न आया था और वैसे देखा जाए तो आपका शब्द विचार वाला जो सिलेबस में आपका टॉपिक नहीं था, तो भी भाई साहब शब्द के और बहुत सारी चीजें जो अब आपके लगती है, तो इस वजह से सवाल को पूछा गया था। तो आपका ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा शब्द जिसके खंड न किया जाए और आपको एक बात बता दूं, ऐसा शब्द आपका कौन सा होता है जिसका खंड नहीं किया जाता है, उसे क्या अखंड कहा जाता है, विखंड कहा जाता है, रूढ़ कहा जाता है या योगी कहा जाता है। तो आपको जवाब यहां पर याद रखना होगा, ऐसे शब्द जिनका आपका खंड न किया जाए उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है साथियों? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपका रोटी जो है वो आपका रूढ़ शब्द है, यहाँ पर आपका कपड़ा जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है और मकान जो है वो भी आपका रूढ़ शब्द है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब आपका रोटी में एक तो रो है और एक टी है। अब भाई साहब रो का कोई अर्थ नहीं निकलता और टी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। कहने का मतलब रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसे प्रचलित शब्द जिनका वर्णों की दृष्टि से खंड न किया जाए उसे आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से जान सकते हो। चलो, अगला सवाल आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका तीसरा सवाल ये कह रहा है कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। जिनमें आपके सभी शब्द वो आपके क्या नहीं है साथियों? पर्यायवाची आपका नहीं है। अब देखो, कह रहा है मधुप, भ्रमर, मिलिंद, मीन, मत्स्य, विनीता, भुजंग, सर्प, उरग, कपि, मरकट, बंदर। आपको ऐसा विकल्प छांटना है कि जिसमें आपका तीनों जो शब्द दिए गए हैं वो आपका एक ही जो पर्यायवाची है वो आपके नहीं है, तो जोड़ा नहीं बनाता है। तो ध्यान में रखना होगा, ये जो जोड़ा है वो आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे गलत आ जाता है। इसमें क्या है सर, आपके लिए वनिता जो शब्द है वो आपका नारी के लिए आता है, यहाँ पर आपका ललना के लिए आता है, यहाँ पर आपका अबला के लिए आता है। क्या आता है आपका? अबला के लिए आता है। यानी कि नारी, वनिता, ललना, अबला स्त्री के पर्यायवाची आपके होते हैं। लेकिन मीन की बात करूं और मत्स्य की बात करूं, ये आपके किसके पर्यायवाची होते हैं? मछली होते हैं। मछली को कंटकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछली को कंटकी भी कहा जाता है और मछली को जश भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मिलिंद, भरमर और मिलिंद जो है वो आपका मधुप है, भरमर है, मिलिंद है, ये किसके पर्यायवाची है साथियों?
भंवरे के पर्यायवाची है। भुजंग, सर्प और उरग सांप के पर्यायवाची है। कपि, मरकट, बंदर यहाँ पर बानर के पर्यायवाची आपके बीच में यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौथा प्रश्न आपको ये कह रहा है प्यारे बच्चों आपके लिए कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से आपका शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, ध्यान में रखना। कई रेलों के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तारी हुई। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर इन सारे शब्दों का देखा जाएगा तो कौन सा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे कौन सा जो वाक्य वो आपका शुद्ध होता है, तो ध्यान में रखना होगा। यानी कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो आपका विकल्प नंबर क्या आ जाएगा सर, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे आ जाता है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका पद कर्म संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दी गई थी। इसमें क्या दी गई थी साथियों, पद कर्म संबंधी अशुद्धि आपको दी गई थी। पद कर्म संबंधी अशुद्धि आपको दी गई थी। अब पद कर्म संबंधी अशुद्धियां कौन सी होती है, यानी कि कोई भी वाक्य होता है उसमें पदों को आगे पीछे कर दिया जाता है, इसलिए इनको पद कर्म संबंधी अशुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये कह रहा है भैया आपका कि बात का धनी, मुहावरा यहाँ पे पूछा गया है कि बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ आपका कौन सा है। बात का जो धनी है उसका सही अर्थ क्या होता है उसकी बात यहाँ पर करें, ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि अपने बात करें, बलशाली आपका आ जाता है, वायदे का पक्का आ जाता है, पैसे वाला आ जाता है, धनवान आपका आ जाता है। ठीक है साथियों, तो देखो मैंने कहा सर आपके लिए बात का धनी मुहावरे का कौन सा अर्थ है, बलशाली है, वादे का पक्का है, पैसे वाला है और धनवान है। इनकी बात अगर करी जाए ठीक है। अब जैसे कि अपने बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर वायदे का जो पक्का है उसकी बात अगर करी जाए तो आप सबको ध्यान में बात का धनी होना। अब अमूमन तौर पर आपने ये भी देखा होगा कि गांव में भी आपने बात सुनी होगी कि कोई वादे का पक्का होना, वादे का पक्का होना। तो वादे का पक्का होने का मतलब ये होता है कि भाई साहब बात का धनी होना। गांव में कहता है ना भैया बात की वैल्यू है, क्या है, बात की वैल्यू होती है। तो बात की जो वैल्यू है उस वैल्यू की बात यहाँ पर करी जा रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना। बात का धनी होना, वादे का पक्का होना। तो आप भी अपने भविष्य में वादे के पक्के जरूर हो जाना भाई, क्या हो जाना, वादे के पक्के जरूर हो जाना। चलिएगा अगला सवाल आपके बीच में आ जाता है कि निम्नलिखित में से अगर बात करी जाए इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण आपका कौन सा है। इनमें से आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण आपका कौन सा है। अब मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित और बहुत सारे वाक्य हो। एक प्रधान उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य पर आश्रित और अन्य वाक्य हो, उसे आपका कौन सा यहाँ पर आश्रित वाक्य। और आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और उसके साथ साथ में आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखो ये कह रहा है अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं और गरीब को लूटने का अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। गरीब को लूटा और उसकी हत्या भी कर दी। और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अगर इस वाक्य की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा ये संयुक्त वाक्य आपके बीच में हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है साथियों मिश्र वाक्य, और आपका जो और सो से जुड़ता है वह आपका विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य आपका हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर आपके मिश्र वाक्य के रूप में जाना जाता है। पहला और आपका यहां पर जो आपका तीसरा जो है इसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। पहला और तीसरा जो उसको सरल वाक्य की संज्ञा आपके बीच में यहां पर दी जाती है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है सातवां सवाल, तिमिर। तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधेरा। तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कह रहा है तिमिर। तिमिर की बात अगर कर जाए, तिमिर का विलोम शब्द आपका कौन सा है। तिमिर का
विलोम शब्द आपका कौन सा है? तो यहां पर ध्यान में रखना, तिमिर का विलोम आकाश है, प्रकाश है, रात्रि है, सवेरा है। तो तिमिर का अर्थ जो है वो क्या है? तिमिर का अर्थ है अंधेरा। क्या है आपका? तिमिर का अर्थ है आपका अंधकार। तिमिर का अर्थ है आपका अंधेरा। ठीक है, अंधेरा कायम रहे, वो वाला अंधेरा है। ठीक है, अंधेरा कायम रहे। आपको क्या पूछा गया है? इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है कि इसका विलोम क्या होगा। तो आपका आकाश, आकाश का विलोम तो पाताल होता है। प्रकाश इसका विलोम हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रकाश इसका विलोम हो जाता है। रात्रि का विलोम सवेरा हो जाता है। आकाश का विलोम जब आपका पाताल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप परीक्षा में बैठो तो शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर आपको जवाब अच्छी प्रकार से ही देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दाई से पेट छिपाना। भाई दाई जो है उससे पेट नहीं छिपता। ठीक है, अब जब पुराने समय की बात करी जाती है तो जो डिलीवरी वगैरह होती थी, जो प्रसव होता था, वो आपका दाई माँ का ही काम होता था और उस दाई माँ से कोई भी बात छिपी नहीं थी। आजकल तो अल्ट्रासाउंड आ गए और आजकल तो फलानी फलानी चीजें आ गई जिससे पता लग जाता है कि डिलीवरी कब होने वाली है। पहले तो भाई दाई पेट पर हाथ फेर के बता देती थी डिलीवरी इसके इस टाइम होगी, तो उसी टाइम होती थी। तो आपका ये कहा गया कि दाई से पेट छिपाने का जो अर्थ है वो आपका यहाँ पे क्या होता है? क्या पश्चाताप करना, क्या बेकार की बकवास करना, क्या बकवास करना, और अत्यंत आसान समझना और जानने वाले से कोई बात न छिपाना। यानी कोई भी किसी तरीके की जो बात जानता है उससे कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती है। इसलिए वहां पर मुहावरा काम में लिया जाता है कि दाई से पेट छिपाना का अर्थ होता है जानने वाले से कोई बात आपकी छुपाई नहीं जा सकती है। जानने वाले से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती है। आंख का अंधा, यहाँ पर कह रहा है भाई साहब आपका आंख का अंधा और गांठ का पूरा। यहां से आपको कह रहा है आंख का अंधा और गांठ का पूरा, कहावत का अर्थ आपका कौन सा है? मूर्ख है बट धनवान है। यहाँ पर तेजस्वी है, व्यापारी है, होनहार है। यहाँ पर कह रहा है मूर्ख है बट धनवान है। तो आंख के अंधा और गांठ का पूरा, भाई आंख का अंधे का मतलब तो हो गया भाई साहब मूर्ख, और गांठ का पूरे का मतलब हो गया धनवान। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा, इसका उत्तर जो है वो आपके बीच में क्या आ जाता है? आंख का अंधा और गांठ का जो पूरा है उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख बट यहाँ पे धनवान कहा जाता है। मूर्ख बट यहाँ पर क्या कहा जाता है? उसको धनवान कहा जाता है। आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके बीच में आते हैं। 10वां सवाल आपको क्या कह रहा है? बच्चों इसको समझते जाना है और अपने तमाम साथियों को पीवाईक्यूज की सीरीज के साथ में जोड़ना है। मैं बहुत सारे पेपर आपको करवाने वाला हूं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके विशेष तथ्य भी आपको करवाने वाला हूं, जैसा कि आपने 1-2 वीडियो भी देखे होंगे और भी समय समय पर आपके लिए आते रहेंगे। चलिएगा, यहाँ पर अगला यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका कोई भी पद क्या नहीं होता? आपका प्रधान नहीं होता है, ध्यान में रखना होगा। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ में ध्यान में रखना होगा, यदि बात अर्थ की आ जाती है तो इसका अन्य या तीसरा पद होता है प्रधान। अन्य या फिर तीसरा पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। बात चतुर्भुज की कर रहा हूं मैं, बात धर्म अधर्म की कर रहा हूं, कनफटा है और नीलकंठ है। सवाल ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका बहुब्रीहि समास नहीं है? तो आपके लिए यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी, आपका बी आ जाता है। और बी में आपका कौन सा समास आपका आ जाएगा? धर्म या फिर आपके लिए अधर्म आ जाता है। धर्म या फिर अधर्म आ जाता है और इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। इसमें आपका द्वंद्व समास आपके बीच में होता है, उसकी चर्चा आपको यहाँ पे समझनी होगी। अगला प्रश्न आपके बीच में आता है सर 11वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों शब्द आपके कैसे हो? शुद्ध हो। विकल्प में यही पूछेगा एग्जामिनर कि जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, आपके दोनों जो शब्द हैं वो आपके यहाँ पे क्या आ जाए? शुद्ध हो जाए। ऐसी चर्चा आपके बीच में यहाँ पे करी जाती है। ऐसा विकल्प आता है जिसमें क्या हो साथियों? आपके दोनों जो शब्द है वो आपके शुद्ध हो। एक आपका अत्योक्ति आता है, यहाँ पर अधोगति आता है, नारी और शताब्दी। इसमें नारी तो शब्द है वो आपका शुद्ध है, शताब्दी शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर अत्योक्ति आपका अशुद्ध है लेकिन अधोगति शुद्ध है।
साम्यता अशुद्ध है और सौजन्य आपका शुद्ध है, और प्रेयसी शुद्ध है और श्रीमती भी शुद्ध है। इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये दोनों जो विकल्प है आपका प्रेयसी और श्रीमती जो शब्द है वो आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि एक आपका प्रिय शब्द होता है शुद्ध, उसी प्रकार से आपका प्रिया शब्द शुद्ध होता है, और उसी प्रकार से आपका प्रियर्षि शब्द शुद्ध होता है, और यहाँ पर आपका एक शब्द और आता है जो आपका प्रेयर्षि शब्द होता है, शुद्ध होता है, ध्यान में रख लेना है। अगला सवाल आपको कह रहा है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल की बात करें, यथार्थ, यथार्थ में कौन सा समास है। ये कह रहा है भाई साहब आपका यथार्थ में आपका कौन सा समास यहाँ पे आ जाता है। यथार्थ शब्द में समास की बात अगर करी जाए, पहली बात आपकी दो चीजें लगती है इसमें, इस शब्द में दो लगती है, एक तो आपका यथा भी है और एक आपका अर्थ। दोनों तरीकों से ये परफेक्ट बैठता है। जब कभी भी पहला शब्द आपका यथा आ जाए तो भी अविभाव समास होता है, और दूसरा शब्द भी आपका अर्थ आ जाए तो भी आपका अविभाव समास होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई दोनों कंडीशन से आपका समास तो आपका बन गया इसमें अविभाव। अविभाव में क्या होता है कि पहला पद भी अव्यय आता है और दूसरा पद कई बार अर्थ आता है, तो वहां पर आपको अविभाव करना चाहिए। जैसे कि स्वार्थ है, परमार्थ है, पापार्थ है, पुण्यार्थ है, भोजनार्थ है, दर्शनार्थ है, सेवार्थ है, परिवेशार्थ है, ऐसे शब्द आ जाए वहां पर आपका अविभाव समास होता है। और अविभाव समास में पहला पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका प्रधान होता है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कर्मधारय की बात करें, द्विगु की बात करें, तत्पुरुष, ये तीनों जो शब्द है इनमें उत्तर पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है। इनमें क्या होता है, आपका उत्तर पद आपका प्रधान होता है। प्रश्न पूछा गया था यथार्थ में आपका कौन सा समास है, अविभाव है। तो यथार्थ से आपका, यथा से आपका यथाशक्ति बनता है, यथा कर्म बनता है, यथा भव बनता है, यथावत बनता है, यथा समय बनता है, यथा विधि बनता है। तमाम शब्दों में आपका अविभाव समास आपका हो जाता है। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, सवाल नंबर आपका 14 ये कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है। आपके लिए 3 शब्द दिए गए हैं, सॉरी 4 दिए गए हैं। मैथिली शरण शब्द है आपका, देखो बच्चों, एक शब्द है आपका मिथिला, और मिथिला में जब आपका ई जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है आपका मैथिली। क्या बनता है, आपका मैथिली बनता है। और इसी मैथिली के साथ में आपका शरण आ जाए तो शब्द आपका बनता है मैथिली शरण बनता है। क्या बनता है साथियों, आपका मैथिली शरण जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है मैथिली शरण। तो मैथिली शरण का शुद्ध रूप क्या होगा आपके लिए, सी नंबर आपका यहाँ पे राइट होगा। मैथिली शरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलो 15वां सवाल आपका क्या कह रहा है। 15वां सवाल कह रहा है भैया आपका प्रत्यय के संबंध में आपका सवाल आया कि रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सबसे पहले आपको याद करना है प्रत्यय क्या होता है, आपका शब्दांश होता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, प्रत्यय आपका पीछे जुड़ता है। प्रत्यय आपका कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। और दो चीजें आपको ध्यान है, प्रत्यय एक शब्दांश होता है, प्रत्यय आपका पीछे जुड़ता है। तो देखो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि सर आपका शब्द है रक्त, और इसमें जोड़ दो ईमा। क्या जोड़ दो, रक्त में जोड़ दो ईमा, तो आपका जो शब्द है वो आपका बनेगा रक्तिमा बनेगा। क्या बनेगा, रक्तिमा बनेगा। नीलिमा, हरितिमा, पीलिमा इसी से ही बनते हैं। पीलिमा, हरितिमा, नीलिमा जो शब्द है वो आपका इसी से बनता है, आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है आपके लिए, सवाल नंबर 16 ये कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो उपवन में कौन सा उपसर्ग है उसके बाद में बात करेंगे। अब आपको यहाँ पे करना है कि सर शब्दांश, ये क्या है सर, आपका एक शब्दांश है। और यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ये आपका कहाँ जुड़ता है, पूर्व में जुड़ता है, और ये पहले जुड़ता है। तो आपका ये प्रारंभ में भी जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आपका ये प्रारंभ में भी आपका जुड़ता है। और यहां से मैंने कहा कि साथियों यहां पर आपका उप उपसर्ग जो है वो आपके बीच में आ जाता है। यहां पर आपके लिए उप उपसर्ग जो है वो आपके बीच में आ जाता है। इसकी बात आपको करनी है। उप उपसर्ग जो है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है। उप उपसर्ग जो है आपका किसका होता है भैया, आपका संस्कृत का उपसर्ग हो जाता है। इसकी चर्चा भी आपको अपने जहन में फिट कर लेनी होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 17 नंबर सवाल। 17वां ये कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल था आपका, लास्ट ईयर जब सवाल ये आया था
तो एक बार तो बच्चों के दिमाग में जब पेपर कर रहे थे तो उसी समय जो है वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि ये पूछा गया सर इनमें से आपका अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ये कह रहा है भाई साहब आपका अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द आपका नहीं बना हुआ है। तो आपका अध्यादेश है, अधिकांश है, अधिकृत है और अध्यक्ष है। तो इन चारों शब्दों की बात करें, सब में आपको अधि अधि दिख रहा है, या आधा दिख रहा है, या पूरा दिख रहा है, या पूरा दिख रहा है, या पूरा दिख रहा है। लेकिन सर इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो आपको बता दूं, इसमें आपका अधिकांश जो शब्द है इसमें आपका भी उपसर्ग आपका काम नहीं कर रहा है। यहां से आपका जो शब्द आ जाता है वो आ जाता है अधिक, और अधिक के बाद में आपका अंश जो शब्द है वो आपका आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? अधिक के साथ में आपका अंश जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अधिक के साथ में आपका क्या बनेगा? अंश जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है अधिकांश में। बाकी सर इसमें आपका अधिक के साथ में आदेश है, आपको ध्यान में रखना होगा। अधिक के साथ में आपका आदेश शब्द आपका दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अधिक के साथ में आपका कृत जो शब्द है वो आपका दिया गया है। उसी प्रकार से आपका अधिक के साथ में अक्षी जो है वो आपका दिया गया है। अधिक के साथ में आपका अक्षी जो शब्द है वो आपका दिया गया है, ध्यान में रखना होगा। चलो भैया 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द यानी विदेशी आपका प्रत्यय यानी उर्दू के प्रत्यय से बना हुआ है। तो आपका विदेशी प्रत्यय आपको पूछ रहा है, आपको हिंदी का उपसर्ग पूछ रहा है, आपको संस्कृत का उपसर्ग पूछ रहा है। तो यहां से प्रश्न आपका पक्का आता है। तो आपको विदेशी आपके 22 जो उपसर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो आएगी, जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, है ना। चलिएगा, यहाँ पर उर्दू की बात अगर करी जाए, विदेशी प्रत्ययों की बात अगर करी जाए तो इनकी संख्या होती है 22। 22 इनकी क्या है? संख्या है। उनको याद करने के लिए आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। सर यहाँ पर खटोला जो है ठीक, अच्छा ये प्रत्यय है, सॉरी, ठीक है। 22 नहीं है, इनकी अनगिनत संख्या, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए इनका वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर सौदागर है और यहाँ पर छात्रा है, यहाँ पर शेरनी है। अब आपको पता होगा सर जब गर प्रत्यय की बात करते हैं, चाहे जादूगर है, चाहे बाजीगर है, कारीगर है, सौदागर है, इनमें जो गर प्रत्यय जोड़ा गया है वो गर प्रत्यय आपका एक विदेशी प्रत्यय होता है। सौदा यहाँ पर मूल शब्द होता है। तो उत्तर नंबर आपका क्या आएगा? बी आएगा। 19वां सवाल देखो आपका क्या है। 19वां सवाल प्यारे बच्चों आपका ये कह रहा है कि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका असंगत है? पहला कह रहा है देशभक्ति, विद्या अभ्यास, कला प्रवीण और पद च्युत जो शब्द है वो आपका दिया गया है। तो देश के लिए भक्ति में आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्या अभ्यास की बात करें तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कला में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपकी आ जाती है सर पदच्युत जो शब्द है इसमें आपका कौन सा समास हो जाता है। पदच्युत शब्द की बात अगर करी जाए तो वहां पर आपके लिए क्या आ जाता है साथियों? पद से च्युत जो शब्द है वो आपका बनता है। पद से च्युत जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है, उसकी चर्चा आपको करनी है। तो यहां से आपका करण तत्पुरुष की बात करते हैं। यहां से आपका करण तत्पुरुष के स्थान पर आपका क्या हो जाता है? करण तत्पुरुष के स्थान पर आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। अपादान तत्पुरुष समास आपके बीच में आ जाता है, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। अपादान तत्पुरुष समास आपके बीच में आ जाता है, इसके बाद यहां पर आपको याद करनी है। चलो अगला सवाल कह रहा है 20वां सवाल कह रहा है निर्झर और निर्झर की बात अगर करें तो आपका इसका अर्थ क्या होता है? शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्द आपको एक जैसे दिखते हैं, अर्थ की दृष्टि से आपके भिन्न भिन्न होते हैं। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना और निर्झर का मतलब होता है देवता। तो आपका झरना और देवता इसका क्या हो जाता है प्यारे बच्चा? आपका अर्थ हो जाता है निर्झर मतलब झरना और आपका निर्झर मतलब आपका देवता, देवता होता है, ठीक है। चलो 21वां सवाल कह रहा है कि जिसे लांघना कठिन हो, क्या होता है भैया आपका? जिसे लांघना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपका आ जाता है, क्या अगम्य, क्या अलंघ्य, क्या दुर्लंघ्य, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दुर्लंघ्य शब्द आपका आ जाएगा और उसके साथ में आपका क्या दुर्गम शब्द आपका आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, यहां से पूछा गया है कि जिसको लांघना कठिन हो
उसे दुर्लंघ्य कहा जाता है। जिसको लांघना क्या हो साथियों, आपका कठिन हो, उसे दुर्लंघ्य जो शब्द है वो आपका यहाँ पे कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर सवाल आपको ये कह रहा है, ध्यान रखना, 22वां सवाल आपको ये कह रहा है कि अन्याय, आपका अन्य और अन्य, अन्याय नहीं आपका अन्य और अन्य, अन्याय शब्द तो आपका ऐसे होता है अन्याय। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी अशुद्धि हुई। अन्याय शब्द की बात करेंगे तो ये अन्याय में संधि विच्छेद आपसे पूछा गया। अन्याय शब्द में आपका क्या पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया। तो आपको पता है सर, अन्य के साथ में आपका अन्य जो शब्द है वो आपका आता है और यहां पर आपको दीर्घ संधि मिलती है। क्या मिलती है आपको, यहाँ पे दीर्घ संधि आपको मिलती है। और यहां से आपका अन्य के साथ में आपका अन्य जब आ जाता है तो बी नंबर विकल्प आपका हो जाता है ठीक। वे नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी नंबर विकल्प आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 23वां सवाल, सवाल नंबर 23 आपको ये कह रहा है भैया कि इनमें से आपका उपसर्ग नहीं है, इनमें से आपका उपसर्ग आपका नहीं है। तो आपको इन तमाम शब्दों का आपको ट्रीटमेंट भी आपको आना चाहिए कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो आपका है इसमें आपका अन उपसर्ग है और अन के साथ में आपका उर्वर जो दूसरा शब्द है वो आपका जोड़ा गया। अनुराग में देखा जाएगा तो आपका अनु और दूसरा जो राग जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर अपने अन्वेषण की बात करें तो आपका अनु के साथ में आपका ऐसन जो शब्द है वो आपका आ जाता है। यहाँ पर अपने बात करें अनु के साथ में आपका जय आ जाता है, ज तो आपका अनुज बनता है। अनु के साथ में आपका जय आता है तो उसे अनुज बोलते हैं। अब आपने हम व्याख्या कर ली तो आपको पता चलेगा अन उर्वर जो शब्द आपको दिया गया है, अन उर्वर में आपका कौन सा अन उपसर्ग आपके बीच में हो जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, इनमें से आपको ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका अशुद्ध है। एक्यता शब्द कह रहा है, तात्कालिक है, नैपुण्य है और निरपराध है। ऐसा कह रहा है कि इनमें से आपका कौन सा जो शब्द है वो आपके लिए अशुद्ध है। कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, तो ध्यान में रखना होगा एकीयता है, तात्कालिक है, नैपुण्य और निरपराध है। तो ध्यान में रखना होगा कुल मिलाकर आपका एकीयता जो शब्द है वो आपका अशुद्ध क्यों है। आपको पता होगा कि किसी भी शब्द में यह और ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, यह और ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। तो आपका एक शब्द आ जाता है, यहाँ पर आपका एक शब्द आ जाता है और उसके साथ में आपका एकता शब्द आ जाता है जो यहाँ पे शुद्ध हो जाता है। जो यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, शुद्ध हो जाता है। एकता की बात करें तो आपका शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर तात्कालिक शुद्ध है, यहाँ पर इसका मूल शब्द है वो आपका तत्काल हो जाता है। उसी प्रकार से आपका निपुण जो शब्द है वो आपका मूल हो जाता है और इसी प्रकार से आपका निर और अपराध आपके बीच में आ जाता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपके बीच में हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं साथियों, शुद्ध शब्द आपके लिए हो जाते हैं। सवाल नंबर 25 की बात करो। सवाल 25वां क्या कह रहा है, सवाल आपको 25वां ये कह रहा है कि सर अकारण झगड़ा करना, अकारण झगड़ा करने के लिए आपकी कौन सी कहावत जो है वो प्रसिद्ध है। भाई बिना मतलब का झगड़ा करना, कोई कारण नहीं हो। तो कह रहा है सूखत धान पड़ा जिमी पानी, कि सूख गया धान और मतलब जैसे कि पानी पड़ गया हो, ऐसे कह रहा है। सूत के बिना बिनोला हो गए, ये कह रहा है सूत ना कपास जुल्ले हो गए लट्ठम लट्ठा। भाई ना तो सूत है ना कपास है, और जुला जो भाई सूत बीनने का काम करता है, कपास बीनने का काम करता है, वो लट्ठम लट्ठा हो गया यानी भीड़ मरे। और सूटी नहीं और गुलेल का सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका बिना कारण झगड़े का मतलब सूत और कपास तो आए नहीं, और भाई साहब जुल्ले जो है आपस में क्या पड़े, लड़ पड़े, जुल्ले आपस में लड़ पड़े। ये इसके साथ में आपका उपयुक्त जो है वो आपका विकल्प यहाँ पे राइट हो जाता है। 5वें आपका, उसके बाद में आपके लिए 26वां सवाल ये कह रहा है कि कुल और कूल जो है शब्द युग्म की दृष्टि से अगर बात करी जाए तो आपका सही अर्थ कौन सा होगा। तो ठंडा और शीतल है, सारा और पूरा है, संसार और समस्त है, वंश और किनारा है। कुल छोटा जो है कुल वो है वंश, और कूल का मतलब है किनारा, जिसकी मात्रा क्या हो, बड़ी हो, वो तो है आपका किनारा। और यहाँ पर आपका ये जो कुल है वो आपका ठंडा नहीं है, सारा, या सारा तो इसका अर्थ होता है, ध्यान में रखना होगा,
लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर आता है वंश, और कुल का मतलब होता है साथियों आपका किनारा होता है। तो यहाँ पर वंश का आपका वंश, आपका कुल का वंश हो जाता है, कुल का किनारा आपका अर्थ हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो भैया 27वां देख लो। 27वां ये कह रहा है कि विटप जो है, विटप, विटप मतलब पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पेड़ को पेड़ बोलते हैं, विटप बोलते हैं, द्रुम बोलते हैं, पादप बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर विटप का जो पर्यायवाची है वो आपका पेड़ आ जाता है। पेड़ को वृक्ष बोला जाता है, द्रुम बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है, विटप बोला जाता है, ध्यान में रखना होगा। 28वां सवाल आपको ये कह रहा है, 28वां ये कह रहा है संकल्प जो शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि है? कह रहा है यण, व्यंजन, विसर्ग और गुण। और संकल्प की बात करें, हमेशा जब हम सम उपसर्ग पढ़ते हैं, जब हम सम उपसर्ग आपके बीच में पढ़ते हैं तो आपको यह बताया गया कि सर सम उपसर्ग के साथ में आपका कल्प शब्द जब आपका आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, सम के साथ में जब आपका कल्प शब्द आपका आ जाता है तो ध्यान में रखना होगा, वहां पर आपके लिए संकल्प आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? संकल्प आपका बन जाता है और व्यंजन संधि आपकी हो जाती है। कौन सी संधि होगी साथियों? व्यंजन संधि आपकी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 28वें का जवाब आपका व्यंजन संधि हो जाता है। सम उपसर्ग जहां भी आएगा व्यंजन संधि करनी है, जहां पर सम उपसर्ग लगा हुआ है वहां पर आप व्यंजन संधि बहुत ही अच्छी तरीके से कर देना, कोई दिक्कत आपके बीच में नहीं आने वाली है। अगला देखो भैया, दूसरे की वस्तु पर, यहां पर हमने कहा कि साथियों आपका दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना ये आपकी कहावत है। तो लोकोक्ति और मुहावरों से आपके 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका भाई साहब अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना। बजाज की गंठरी पर झिंगुर राजा, बहुत सोना दरिद्र की निशानी होती है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, और बन आए थे और फकीरी भी भली। ये कह रहा है साथियों दूसरों की वस्तु जो होती है उसके ऊपर घमंड करना, अपने पास कुछ नहीं है। बजाज की तो घंटरी है और भाई साहब झिंगुर हो गया राजा, क्या बात करते हो? तो इसका मतलब दूसरों की वस्तुओं पर इतराना, घमंड करना, बजाज की घंटरी पर झिंगुर राजा, यह आपके बीच में आ जाता है, चलेगा। यानी कि आपका जून आपका 2025 की पहली शिफ्ट का अंतिम सवाल आपके बीच में आ जाता है। वाक्य से संबंधित आपका सवाल है कि सर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और इसके आधार पर आपके 8 वाक्य होते हैं। उस 8 वाक्यों के बारे में भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक दिन आपके लिए समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो अब भाई साहब अपने बात करते हैं, आपका ये आपके हो जाते हैं आपके 30 सवाल आज के। तो उम्मीद आप लोगों से यही करूंगा कि ये जो 30 सवाल जो है वो आपको एक दिशा देंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो पीवाई की सीरीज में जून को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके 30 प्रश्न आपके कौन से थे, उन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही प्रश्न हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने राजस्थान मिशन ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी करो और आप अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को क्या करो, शेयर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो भी आपके पीवाईक्यूज की होने वाली है, और उसके साथ साथ में आपके लिए छोटे छोटे 10-10 मिनट के जो कैप्सूल्स वीडियो जो आपके लिए आ रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को हमने समाप्त किया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र विदा चाहता हूं, और मिशन ज्ञान की टीम आपके लिए सदैव सदैव कार्य करती रहेगी। बस आप अपना सहयोग बनाते रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।